हाँ दोस्तों, आज की कहानी है अरे माँ तुम मेरे सामने ऐसा ना करो, मेरा भी मन करने लगता है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अम्मा बिटिया भाग गई। राकेश ने रोते हुए गांव में बैठी अपनी अम्मा को फोन मिलाया। यही होना था बेटा, उसकी महतारी के लक्षण ही ऐसे थे। पहली दफा उसके मायके चले जाने पर उसे वापस बुलाने की गलती ना की होती तो आज यह नौबत ना आती। राकेश ने मोबाइल फोन बंद किया और दोबारा पुलिस थाने के चक्कर काटने चल पड़ा। राकेश को आज भी अपनी शादी की वह रात याद है जब अनीता उसकी दुल्हन बनकर घर आई थी। उसकी उम्र थी 25 साल और अनीता थी 18 साल की। साल भर तो उसका चुहलबाजी में ही निकल गया। अम्मा चिल्लाती, क्या हर समय कमरे में घुसा रहता है? औरत को लेकर अपने सब्जियों के खेतों पर भी ध्यान दे। तुम्हारे बापू और छोटा भाई दिन रात खेतों में पड़े रहते हैं। दिन भर खेतों की निराई गुड़ाई, सब्जी को मंडी पहुंचाना और रात को जानवरों से बचाना। जब अनीता पेट से हो गई तो राकेश ने खेत खलिहान की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। इधर जब भी अम्मा अनीता को चूल्हे चौके का काम सौंपती, वह आधा अधूरा काम छोड़कर पेट दर्द का बहाना बनाकर कमरे में जाकर लेट जाती। अम्मा भुनभुनाते हुए पूरा काम समेटती, वह बड़बड़ाती भी जाती। हमने भी 4 से 4 बच्चे पैदा किए हैं, हमें नहीं पता कि पेट दर्द कब होती है। सब काम चोरी है। अनीता को फर्क ही नहीं पड़ता। वह खाना तैयार होने के बाद ही कमरे से बाहर निकलती और अपना भोजन कर तुरंत कमरे में जाकर लेट जाती। पास पड़ोस की औरतें अम्मा को समझाती, पहला बच्चा है, तुम्हें थोड़ा सब्र रख लो, कहीं ऊंच नीच हो गई तो सभी का नुकसान है। बेटी के जन्म के साथ अनीता की कमजोरी भी बढ़ती गई। वह तो उसने अपनी गज भर जबान भी चलाती शुरू कर दी। तुम्हारी अम्मा 2 बार का खाना बनाकर मुझ पर क्या एहसान जताती है, मेरा चूल्हा अलग करो। अरे ऐसा ना कहो, जात बिरादरी क्या कहेगी, हम अम्मा को समझा लेंगे। राकेश उसे समझाता, तो अपनी अम्मा से कह दो कि हमारे मुंह ना लगे, अगर हमारा मुंह खुला तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। अनीता ने धमकी दी। अम्मा तुम भी क्यों अनीता के पीछे पड़ी रहती हो दिन भर, वह छोटी बिटिया को देखे या तुम्हारे काम को। राकेश तुरंत अपनी माँ से बहस करने पहुँच गया। अपनी जोरों की तरफदारी हमसे ना ही करो तो बेहतर है। दिन भर खटिया पर पड़ी रहती हो, 6 महीने की बिटिया हो गई है, उसी का बहाना कर बिस्तर पर पड़ी रहती है। हमने बच्चे नहीं पाले क्या? जब बच्चा सोया है तो तुम क्यों सो रही हो? तुम उठो, अपना काम करो, यही तो समझाया है उसे। अम्मा तुम ही शांत हो जाया करो, वह बेचारी भी क्या करे, बिटिया रात भर सोने नहीं देती। एक तुम्हारी औरत ने बच्चा पैदा किया है ना इस दुनिया में। इतना सुनते ही अनीता बिस्तर से कूदकर बाहर आ गई और कमर में हाथ रखकर चीखने लगी। बच्चे के संग जरा सी देर को आग क्या लगी, बुढ़िया को बर्दाश्त नहीं होता। दिन भर ऐसी सोई रहती है जैसे कहीं की महारानी है। तो तुम हो महारानी? हाय रे, मेरी तो किस्मत ही फूट गई, पता नहीं कैसे गरीब घर में ब्याह दी, कहकर अनीता ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अम्मा तो अनीता की रोज रोज की नौटंकी से दुखी थी ही। वह भला चुप क्यों रहती, जैसे खुद का बाप धन्ना सेठ होगा और दहेज में दुनिया का सामान भर कर लाई होगी। बाप ने ना देखी बोरी, सपने में आई खाट, अम्मा ने भी खूब सुनाई। कुछ ही देर में घर युद्ध का अखाड़ा बन गया। राकेश खटिया पर सिर पकड़कर बैठ गया। देख लिया अपनी अम्मा को, लड़की पैदा हुई है इसलिए ऐसा बर्ताव करती है, इसमें लड़की लड़के की बात कहाँ से आ गई? इतनी भी नासमझ नहीं हूँ। पोता पैदा किया होता तो घी के लड्डू खिलाती, पोती पैदा हुई है तभी तो मुझे 4 बातें सुनाती रहती है। मेरे बाप ने बोरी भी नहीं देखी क्या कभी? और हाँ, अब दहेज का भी ताना देने लगी है। मुझे मेरे घर पहुँचा दो, यहाँ आराम करने को नहीं मिला जब से बिटिया पैदा हुई है। अनीता की बात सुनकर अम्मा के तन बदन में आग लग गई। हाँ जाओ, शौक से जाओ, ताकि यहाँ हम भी चैन की 2 रोटी खा सके।
अनीता ने तुरंत राकेश से मोबाइल फोन छीना और अपने मायके मिला दिया। भैया अभी तुरंत यहाँ पहुँचो, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। उधर पास के गांव से अनीता के भाई तुरंत 3 से 4 लैठत लेकर किराए की गाड़ी से घंटे भर में उसके पास पहुंच गए। अपने भाई और उसके साथियों को देखकर अनीता जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ बताओ, अभी हम इन सब को ठीक करते हैं। उसके बड़े भाई अनिल ने अपनी पूंछ उमेरते हुए कहा, सारे झगड़े की जड़ यह बुढ़िया है जो मुझे दहेज के लिए भी परेशान करती है। अनीता का झूठ सुनकर अम्मा गुस्से से उबल पड़ी। कुछ सहूर भी सीखा अपने घर में या सिर्फ झूठ बोलना, झगड़ा करना ही सीख कर आई हो। देखा भैया, तुम्हारे सामने ही मायके वालों को गाली दे रही है। हम सब एक पल भी यहाँ नहीं रहेंगे, चलो भैया, कहकर अनीता खाट पर सोती हुई अपनी बेटी को छोड़कर अपना झोला लेकर भाई के पास आकर खड़ी हो गई। अनीता के भाई ने उससे कहा, बिटिया को उठा लाओ। अरे नहीं, पाले अपनी पोती को खुद ही, अब मैं नहीं लौटने वाली। अनीता तमक कर बोली, जाओ जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत भी नहीं। अम्मा भी गुस्से से बोली। राकेश जो कुछ देर के लिए खेतों में सिंचाई करने चला गया था, वापस घर लौटकर हैरान रह गया। अनीता दूध मुही बच्ची को छोड़कर अपने भाई के साथ गाड़ी में सवार हो गई थी। अनीता, ऐसा जुल्म ना करो, बच्ची तुम्हारे बिना कैसे रह पाएगी। राकेश गिड़गिड़ा उठा, आज से ही हमारा चूल्हा अलग करो, वरना मैं अपने मायके जा रही हूँ। अनीता ने धमकी दी। अच्छा ठीक है, आज से ही हमारा चूल्हा अलग बनेगा। राकेश ने समझौता कर लिया। अम्मा दरवाजा रोककर खड़ी हो गई। जा रही है तो जाने दे राकेश, बिटिया हम पाल लेंगे, लड़कियों की कोई कमी नहीं है रे, दूसरी शादी करवा देंगे तुम्हारी। यह सुनकर अनिल के कान खड़े हो गए। उसने तुरंत अनीता को गाड़ी से उतारा और रास्ता रोककर खड़ी अम्मा को धक्का मारकर अलग कर दिया। अम्मा इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। वह झटका खाकर फर्श पर गिर पड़ी। अपने को बचाने के लिए उन्होंने अपने हाथों से बचाव करना चाहा, मगर उनका हाथ पास पड़ी खटिया से टकराया और हाथ की हड्डी टूट गई। वह बिलबिला पड़ी। अनीता और उसके भाई को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह उसका सामान उसे पकड़ाकर वापस लौट गए और जाते हुए धमकी भी दे गए कि अगर उनकी बहन को सताया तो देख लेना क्या हाल करेंगे। उस दिन से अनीता का चूल्हा अलग हो गया। बड़ी ननद ने आकर अपनी माँ के हाथ का प्लास्टर कटने तक मायके में डेरा डाल दिया। अनीता से परिवार के सदस्यों का संपर्क कट कर रह गया। वह राकेश पर रौब गांठती और पूरे गांव में घूम घूम कर पंचायत करती। कुछ समय के बाद उसने राकेश से शहर में चलकर रहने की जिद पकड़ ली। वहां मुझे रोजगार क्या मिलेगा? राकेश ने पूछा। उसकी फिक्र ना करो, मेरी मौसी की बेटी सीमा लखनऊ में रहती है। उसी के साथ लोगों के घरों के बर्तन और झाड़ू पोछा करने का काम पकड़ा लूंगी। उसका आदमी पुताई का काम जानता है, तुम्हें भी अपने साथ लगा लेगा, पर यहाँ अपना काम है। राकेश ने कहा, लेकिन 2 पैसे की बचत नहीं है। सीमा ने तो वहाँ अपना घर भी बना लिया है। राकेश को पता था कि अनीता के मुताबिक ना चलो तो घर में रोज कला होगी और 2 रोटी भी नसीब नहीं होगी। वह लखनऊ चला गया। लखनऊ की चकाचौंध में अनीता की आंखें चौधिया गई। सीमा ने उसे पास के ब्यूटी पार्लर में साफ सफाई का काम दिलवा दिया। मेहंदी लगाना उसे आता ही था, इसलिए जल्द ही उसे मेहंदी लगाने के अनेक मौके मिलने लगे, जिससे उसकी ज़्यादा आमदनी होने लगी। जब अनीता ने बैंक में अपना पहला खाता खोला तो घर आकर राकेश को पासबुक दिखाकर बोली, गांव में रहकर यह खाता खोल पाते तुम, देखना जल्द ही हमारा खुद का मकान होगा। राकेश ने कुछ नहीं कहा। वह यह सोचकर शहर चला आया था कि कुछ दिन बाद अनीता ऊब कर वापस लौट चलने को कहेगी, मगर अनीता तो यहीं के माहौल में रम गई। अनीता को एक कारोबारी महेंद्रनाथ के घर खाना बनाने का काम भी मिल गया। उसकी पत्नी कैंसर की बीमारी की
लास्ट स्टेज से जूझ रही थी। महेंद्र नाथ की जगह अनीता के शरीर पर टिक गई थी। उसने अपनी पत्नी की साड़ियां एक से एक करके अनीता को उपहार में देनी शुरू कर दी। अनीता की नज़र महेंद्र नाथ की जायदाद पर थी। दोनों एक दूसरे के सहारा बनते चले गए। फिर उसकी पत्नी को देखभाल कर बहाना कर अनीता ने रात को वहीं रुकना शुरू कर दिया। राकेश विरोध करता तो वह चीख पुकार का पुराना हथकंडा अपनाती, जिससे राकेश चुप लगा जाता। धीरे धीरे महेंद्र नाथ के जरिए अनीता के नए लोगों से संबंध बनते चले गए। राकेश ने जब महेंद्र नाथ के घर में घुसकर विरोध प्रकट किया तो उसने अपने नौकर से पिटवा कर भगा दिया। राकेश अपनी 14 साल की बेटी रुचि की पढ़ाई का ध्यान रखता। अनीता अब कभी कभार ही घर आती थी। रुचि देख, मैं तेरे लिए नया मोबाइल लेकर आई हूँ, अनीता ने अपनी बेटी से कहा। अरे वाह माँ, यह तो बहुत प्यारा है, मेरी सहेलियाँ देखकर जल उठेंगी। सुन, अब से तुझे सरकारी स्कूल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। महेंद्र बाबू ने कहा है कि अपनी बिटिया यहीं ले आओ, पास के प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवा देंगे। सच में? लेकिन पापा तुम्हारे साथ जाने नहीं देंगे। उसके साथ रहोगी तो ऐसे घटिया कमरे में चूल्हा चौका समेत पड़ी रहोगी। वहाँ चलो। उधर महेंद्र बाबू की पत्नी भी पिछले महीने चल बसी है। उनके विदेश में बसे बच्चे भी आकर वापस लौट गए हैं। पूरा घर खाली है। तुम्हें एक पूरा कमरा देंगे। सच माँ, पापा काम से लौट कर आए तो उनसे पूछ लूंगी। कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। अपने कपड़े समेटो और मेरे साथ चलो। कमरे में ताला डाल दो और चाबी पड़ोस को दे दो। तुम्हें आज स्कूटी से लेकर आऊंगी। मुझे अब अच्छे से चलानी आ गई है। पता है, यह भी महेंद्र बाबू की है। उन्होंने कहा है कि अभी पुरानी स्कूटी से चलाना सीख लो, फिर नई खरीद लेना। अनीता की बातें सुनती हुई रुचि जब महेंद्र नाथ के घर पहुंची तो वहाँ की सजावट और बगीचा देखकर खिल उठी। महेंद्र नाथ ने भी उसका प्यार से स्वागत किया और उसे एक बढ़िया कमरा सौंप दिया। रुचि की खुशी का ठिकाना ना रहा। उधर जब राकेश कमरे में पहुंचा तो पड़ोसी ने बता दिया कि तुम्हारी पत्नी आकर तुम्हारी बेटी को अपने साथ लेकर चली गई है। यह सुनकर राकेश का खून खौल उठा। वह तुरंत महेंद्र नाथ के घर पहुंच गया। अनीता ने बेटी को हाथ से घसीटते हुए उसे राकेश के सामने लाकर खड़ा कर दिया और बोली, पूछो इससे कि क्या यह तुम्हारे साथ जाना चाहती है। रुचि ने कहा, नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं रहना है और बढ़िया स्कूल में पढ़ना है। राकेश ठगा सा खड़ा रह गया और घर लौट आया। सीमा ने अनीता से पूछा, तूने तो गांव से आकर बड़ी तेजी से तरक्की कर ली, क्या राज है इसका? अनीता इतरा कर बोली, मैं अपने मन की रानी हूँ। अगर मुझे कुछ लेना है तो उसके लिए मैं सारे हथकंडे अपना सकती हूँ और समाज के बनाए सारे नियम तोड़ देती हूँ। सीमा के सिर के ऊपर से सारी बात निकल गई, मगर अनीता अपनी कामयाबी पर इतरा उठी। नए इंग्लिश मीडियम स्कूल में आकर रुचि पढ़ाई में पिछड़ती चली गई। अब उसका सारा ध्यान अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए फैशन और मेकअप की दुनिया में रमने लगा था। जल्द ही मोबाइल फोन से उसने रील बनाकर पोस्ट करना शुरू कर दिया। रुचि की इस कला को देखकर माँ उसे बढ़ावा ही देती थी। रुचि के बॉयफ्रेंडों के तादाद में इजाफा हो रहा था। बबलू मैकेनिक, जो महेंद्र बाबू के घर पंखा, कूलर, मिक्सी की मरम्मत के लिए आया करता था, ने रुचि को मोबाइल फोन में रील बनाते देखकर उससे कहा, तुम जैसी लड़कियों की जगह तो मुंबई में है, यहाँ तुम्हारे हुनर की कद्र नहीं होगी। मुझे पता है, मगर मैं मुंबई तक जाऊंगी कैसे? मेरे कुछ दोस्त हैं जो काम करने मुंबई चले गए हैं। अगर तुम चाहो तो हम भी जा सकते हैं। अगर माँ राजी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, उन्हें अभी कुछ मत बताना। जैसे वह मोबाइल फोन पर तुम्हें देखकर बहुत खुश होती है, फिर जब बड़े पर्दे पर देखेंगी तब सोचो कि वह कितना खुश हो जाएंगी। सच, मैंने तो यह सोचा ही नहीं।
रुचि खुशी से उछल पड़ी और एक दिन स्कूल से घर लौटने के बजाय बबलू के साथ भाग गई। इधर अपनी लड़की के जाने के बाद भी अनीता लोगों से झूठ बोलती रही कि उसने गांव भेज दिया है, पर जल्द ही बात खुल गई। कई लोगों ने अनीता से पूछा, तुम्हारी बेटी कहाँ है? अनीता ने फिर से वही पुराना हथकंडा अपनाया। वह जोर से चिल्लाकर लोगों से कहती, आप अपने गांव से मतलब रखो। मेरी बेटी मेरे साथ रहे या घूमने जाए, किसी को क्या करना। उधर राकेश हैरान परेशान सा घर और थाने के चक्कर ही काटता रह गया। उसके कानों में अपनी अम्मा के शब्द हमेशा गूंजते रहे, यही होना था बेटा, उसकी महतारी के यही लक्षण थे। लेकिन राकेश को यही समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी के किस गलत फैसले का नतीजा आज सामने आया है। मुझे पता है, मगर मैं मुंबई तक जाऊंगी कैसे? मेरे कुछ दोस्त हैं जो काम करने मुंबई चले गए हैं। अगर तुम चाहो तो हम भी जा सकते हैं। अगर माँ राजी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, उन्हें अभी कुछ मत बताना। जैसे वह मोबाइल फोन पर तुम्हें देखकर बहुत खुश होती हैं, फिर जब बड़े पर्दे पर देखेंगी तब सोचो कि वे कितना खुश हो जाएंगे। कई लोगों ने अनीता से पूछा, तुम्हारी बेटी कहाँ है? अनीता ने फिर से वही पुराना हथकंडा अपनाया। वह जोर से चिल्लाकर लोगों से कहती, आप अपने काम से मतलब रखो। मेरी बेटी मेरे साथ रहे या घूमने जाए, किसी को क्या कहना। उधर राकेश हैरान परेशान सा घर और थाने के चक्कर ही काटता रह गया। उसके कानों में अपनी अम्मा के शब्द हमेशा गूंजते रहते, यही होना था बेटा, उसकी महतारी के यही लक्षण थे। लेकिन राकेश को यही समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी के किस गलत फैसले का नतीजा आज सामने आया है।